हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज सर ट्रिपल एस कोचिंग सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 9th और 10th की क्लास स्टार्ट करूंगा, तो मैंने 9th का फर्स्ट चैप्टर साइंस का स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वीडियो भी आप सब तक पहुंच गई होगी। तो बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है कि सर 10th क्लास की भी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 10th का भी बोर्ड आने वाला है। तो मैंने अब सोचा कि पहले मैं आज जो है वो 10th के फर्स्ट चैप्टर का भी एक वीडियो बना लेते हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है 10th का साइंस का। ये इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए है, ठीक है। बट एक्सप्लेनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। लेकिन अगर आपकी डिमांड होगी कि सर हिंदी में भी बनाइए वीडियो, हिंदी में भी लिख के हमें दिखाइए, तो आने वाले टाइम पे हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक के साइंस का, क्लास 10th का, जो है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, है ना। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम प्रीवियस में जाते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्लास 9th में। हमें ये पता होना चाहिए टॉपिक, क्या पता होना चाहिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जब तक हम केमिकल चेंज नहीं जानेंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं पता होगा, फिर केमिकल रिएक्शन नहीं पता होगा, केमिकल इक्वेशन नहीं पता होगा। इसलिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें बिल्कुल रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, अपने माइंड में फील करना है, ठीक है। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से उसको ज्वाइन करके पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फिजिकल चेंज क्या है, ऐसा चेंज जिसमें जो सब्सटेंस है वो अपना स्टेट ना चेंज करे, मतलब वापस से हम उसको उसी स्टेट में ले आ सके। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अ चेंज इन विच सब्सटेंस कम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, यानी अगर उसके स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं तो फिर से वापस हम उसको पा सके। एग्जाम्पल आप आइस के एग्जाम्पल से सबसे बढ़िया समझोगे। आइस क्या है, बर्फ है। बर्फ को हमने क्या किया, रख दिया बाहर, मेल्ट हो गया, वाटर बन गया, स्टेट तो उसका चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया। बट फिर से हम उसको फ्रीजर में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फिर से लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज हुई, नहीं ना। तो बस उसका स्टेट चेंज हुआ था और वो वापस से उसी स्टेट में मिल गया। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। दूसरी तरफ आता है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है, ऐसा चेंज जिसमें हम वापस उसी सब्सटेंस को ना पा सके, तो हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। इसके बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जांपल है, जैसे अब दूध से दही बनता है ना। अब दूध से दही बन गया तो क्या दही से दूध बनेगा वापस, नहीं बन सकता ना। तो वो क्या है, हमारा केमिकल चेंज है। आपने कैंडल लिया, कैंडल को बर्न कर दिया, पूरी कैंडल बर्न हो गई, वापस से क्या उससे हम कैंडल पा सकते हैं, नहीं पा सकते, है ना। पेपर लिया आपने, पेपर को जला दिया, अब जले हुए पेपर से तो राख बन गया, अब क्या राख से वापस पेपर बनेगा, क्या नहीं बनेगा ना। ये भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। तो ये हमारा फिजिकल चेंज हो गया और ये केमिकल चेंज हो गया। ये आपके 9th क्लास में है। यहाँ 10th क्लास में हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। केमिकल चेंज हमें पता चल गया तो हमें क्या होगा, इससे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को समझने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। तो आप डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल देखो कि आपने क्या किया, आयरन लिया, आयरन हुआ, नेल हुआ, कोई तावा वगैरह हुआ, उसको एक्सपोज करके बाहर रख दिया एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या होता है, कुछ दिन बाद उसमें रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है ना। खाना हमने क्या किया, कुकर में डाला, सब कुछ बना दिया और पक गया, खाना वापस से पक गया, ठीक है। आवर रेस्पिरेशन, हम सांस लेते हैं, हमने खाना खाया, कुछ भी काम नहीं किया, फिर भी 3-4 घंटे के अंदर हमारा फूड सारा डाइजेस्ट हो गया। तो और फिर बर्निंग ऑफ कैंडल पेपर्स, जो आपको पहले ही मैंने समझा दिया था। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या है, इन सब में होता क्या है, इन सब में केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सारा काम अपना करते हैं। जैसे कुक हो जाता है, खाना हमारा पक जाता है, हम सांस ले पाते हैं, भोजन डाइजेस्ट होता है। तो इन सब में केमिकल रिएक्शन इवॉल्व होती है, ठीक है। अब अगर हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करें तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड by adding 2 or more substance in a fixed ratio and it is totally different property of its original substance। कोई भी एक नया सब्सटेंस है, जब हम 2 सब्सटेंस को मिलाएंगे तो उससे जो तीसरा वाला नया सब्सटेंस हमारा बनेगा वो हमारा क्या, और एक फिक्स्ड रेशियो में मिला है, ऐसे नहीं। अब ऐसे आप कहोगे चीनी ले लो, पानी ले लो, मिक्स कर दिया, क्या वो केमिकल रिएक्शन है, नहीं ना। वापस से हम उसको क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, गरम कर दिया, वेपर बन के पानी उड़ जाएगा, चीनी मिल जाएगा, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो भी हमारा क्या है, फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। बट केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जिसमें नया सब्सटेंस बन जाए और वो बिल्कुल से ही वापस ना आ पाए। मैंने एग्जांपल आपको पहले समझाया था, दूध से दही बन गया, ठीक है। अब दूध से दही बन गया, क्या दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो वो हमारा क्या हुआ है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और एक सिंपल सा साइंस का एग्जाम्पल ले लो, ब्रॉन्ज,
ठीक है। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना होता है? कॉपर और टिन से बना होता है। अब देखो दोनों का रेशियो फिक्स है कि 70% इसमें कॉपर है, 30% टिन है, तभी जाके ये क्या बना है, हमारा ब्रॉन्ज बना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाएं और जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पहले वाले प्रॉपर्टी से क्या होगी, एकदम ही उसकी अलग प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। अब जैसे ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज में दोनों की प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। लेकिन अब ये कहें कि ब्रॉन्ज में कॉपर की पूरी प्रॉपर्टी हो तो ऐसा नहीं होगा, ब्रॉन्ज में टिन की पूरी प्रॉपर्टी हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इन दोनों से एकदम ही अलग होगी, ठीक है। फिर आता है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। हमें कैसे पता चलेगा? अभी आप भैया आपने कहा, आप लोग सोच रहे हो कि भैया आपने कहा कि पानी और चीनी का मिक्सचर क्या है, हमारा वो फिजिकल प्रोसेस है, और इधर आप कह रहे हो कि कुक का, फूड का कुक होना वो केमिकल रिएक्शन है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा हमारा केमिकल रिएक्शन है, कौन सा हमारा फिजिकल रिएक्शन है? तो केमिकल रिएक्शन को पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन चेंज इन, कब किन किन चीज़ों में चेंजिंग होगी? उसका स्टेट चेंज हो, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो, कलर चेंज हो, और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, या तो उसका स्टेट पूरी तरीके से चेंज। अब स्टेट चेंज में आप कहोगे भैया अभी आपने कहा स्टेट चेंज में फिजिकल होता है, तो स्टेट चेंज मतलब क्या हो कि अगर वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ गया तो दोबारा उस स्टेट से पहले स्टेट में ना आ सके। जैसे आप ले लो इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती हम जलाते हैं, अगरबत्ती हमारा सॉलिड था, जल गया, जल के गैस बन गया। अब गैस से वापस तो हमारा इंसेंस स्टिक नहीं बनेगा, तो वो हमारा क्या होगा, स्टेट चेंज हो गया, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। टेम्परेचर है, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तब भी उसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर चेंज होता है तब भी केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे खाना पकता है, कुक्ड फूड, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वो उसमें चेंजेस हो गए, केमिकल रिएक्शन तेज हो गई और चेंज आ जाएगा। कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस आएंगे जिसमें कलर चेंज हो जाएगा, उससे भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, और क्या होगा, जब रिएक्शन होगा तो गैस निकलेगी। जैसे आप नॉर्मल से ले लो, चूना लाते हैं, पुताई वाला चूना है ना, लाइम वाटर। अब चूने को लिया, उसमें पानी डाल दिया, पानी डाल के जब आप उसे मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ही तेज हीट निकलेगी, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन वहाँ पे प्लेस होता है, टेक प्लेस होता है, जिसकी वजह से गैस निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो अब देखिए केमिकल इक्वेशन हमें पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, बहुत सारा चीज़ पढ़ा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ब्रॉन्ज किससे मिलके बना था, कॉपर और टिन से मिलके बना था। सेम वैसे ही देखो अगर मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, मैग्नीशियम के बारे में हमने क्लास 7 से पढ़ा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पे बर्न करते थे, है ना। तो अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को मतलब खुले में बर्न करते हैं, तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये हम बोल रहे हैं सिंपल सा, अब इसको हमें क्या करना है, लिखना है। तो लिखने के लिए हम बार बार ये नहीं लिख सकते मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने का सबसे बेसिक मेथड क्या है कि आप इसको वर्ड इक्वेशन में लिखो। वर्ड इक्वेशन क्या होता है, हमने लिख दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किसके साथ हमने मिलाया था, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे प्लस साइन लग गया है, ठीक है। तो प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि हमने दोनों को क्या किया है, ऐड किया है। और जो एरो है वो क्या करेगा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। तो मैग्नीशियम में जब हमने ऑक्सीजन को मिलाया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है, हमेशा जो मिलाया जाता है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। जिन दो का हमें आपस में मिलाना है जिससे हमारा क्या हो, नया केमिकल फॉर्म हो, केमिकल इक्वेशन बने, तो जिन दो को मिला रहे हैं वो रिएक्टेंट्स है, ठीक है। और जो बन के तैयार हो रहा है हमारा वो क्या है, प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो हमेशा रिएक्टेंट्स को LHS में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा RHS में लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक वर्ड इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। ये हमारा क्या है, वर्ड इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अप्लाइड एट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी भी लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है कि आप बार बार पूरा मैग्नीशियम की स्पेलिंग लिखना, फिर उसमें ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिखना, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड की स्पेलिंग लिखना। तो अब हमें क्या करना है, इसको और ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए हमने पीरियोडिक चार्ट के बारे में पढ़ा है, क्लास 9th में हमने पूरा पीरियोडिक चार्ट पढ़ा था। तो उसमें हमें सिंबल्स पता होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फार्मूला बनाना भी हमने क्लास 9th में सीखा था। नहीं याद है आपको तो क्लास 9 की जब वीडियो आएगी तो उसमें आप एक बार जाके जरूर चेक करिएगा। बहुत सारे का हमने क्या किया, वहां पे फार्मूला बनाना सिखाया है। ठीक है, तो अब देखो इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इक्वेशन को ही। तो हमने क्या लिख दिया, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं तो Mg लिख दिया। ऑक्सीजन हमेशा O2 से डिनोट होता तो O से है, लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता इसलिए O2 से डिनोट होता है। ठीक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला वो क्या हुआ, MgO हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा वर्ड इक्वेशन था वो इतने बड़े से रिड्यूस होके क्या हो गया, इतने छोटे में बन गया। ठीक है, तो Mg प्लस O2 अप्लाइड एट MgO। ठीक है, अब देखो कि इसको कि क्या ये इक्वेशन हमारा इक्वल है का। ठीक है, तो हमने उसमें क्लास 9 में क्या रिकॉल किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या था, दो लॉ थे। एक लॉ था हमारा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वही यहाँ पे अप्लाई होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था कि इन अ केमिकल रिएक्शन नाइदर भी मास नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय, ना तो मास उसमें बढ़ता है और ना ही मास खत्म होता है ना। तो मास हमेशा क्या होता है केमिकल रिएक्शन में सेम रहता है, तो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। बट यहाँ आप देखोगे तो क्या हो रहा है ये कि Mg प्लस O2 अप्लाइड एट MgO, यानी 1 Mg है बट O2 कितने हैं हमारे पास, 2 है, और यहाँ पे क्या है MgO है ना। तो ये अभी हमारा क्या है, इक्वेशन बराबर नहीं है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे इक्वेशन को जो हमने क्या किया, वर्ड इक्वेशन को सीधे किस में फॉर्म कर दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है, स्केलेटल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया वर्ड इक्वेशन, पहले सबसे हमने वर्ड इक्वेशन लिखा, वर्ड इक्वेशन के बाद स्केलेटल इक्वेशन लिखा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बैलेंस इक्वेशन में लिखना है। तो देखो इसको बैलेंस इक्वेशन में हमने कैसे लिख दिया, Mg2 था Mg2 हो गया, और O2 था O2 कर दिया, और यहाँ पे भी 2 लग गया तो MgO हो गया। अब आप पूछोगे भैया कैसे कर दिया, ये कैसे बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो अब ये बैलेंस इक्वेशन करना मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं हम। बैलेंस इक्वेशन करने का जो मेथड होता है उसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को। हिट एंड ट्रायल मतलब हमने सोचा कि हम इसको यहाँ पे रखते हैं, 2 नंबर रखते हैं या 3 नंबर रखते हैं, जिस चीज़ की कमी है उसको हम बार बार हिट करते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या इससे सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, जैसे इसमें देखो हमारे पास Mg1 था और यहाँ पे Mg1 था, O2 2 था, O2 यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो हमने यहाँ क्या किया, 2 लगा दिया तो 2 O2 हो गया, लेकिन इससे हमारा Mg भी 2 हो गया, तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, 2 लगा दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब जैसे ये आपके पास एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O अप्लाइड एट Fe3O4 प्लस H2। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करना है, इसको सर्कल कर लो, ध्यान देना ये, इसको हमें बॉक्स में क्यों डालना है, हम इसको बॉक्स में क्यों डालना है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो कभी भी हमारा नीचे के जो पार्ट है उसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी छुएंगे नहीं। जैसे यहाँ H2 है तो यहाँ कभी H3 H4 नहीं कर सकते, जो भी हमें ऐड करना है कुछ भी करना है वो साइड में करेंगे हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे O2 नहीं लगाया था। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ O2 था, भैया यहाँ भी O2 कर देते, सीधा सा काम खत्म हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो जाता, बट ऐसा नहीं करना है, हमेशा ही कहाँ करना है, साइड में लगाना है इसके। ठीक है, तो देखो हमने इसको क्या किया, सबको सर्कल कर लिया। सर्कल करने के बाद अब हम काउंट करते हैं कि इधर हमारे पास Fe कितना है, 1 है, और इधर Fe कितने हैं, 3 है। तो 1 को 3 बनाना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 3Fe। ठीक है, प्लस अब अगर हम यहाँ देखें हमारे पास H2 2 था, H2 2 है, चलो ये तो ठीक हो रहा है। बट O देखो, O यहाँ पे कितना है हमारे पास, 1 है, बट यहाँ पे O कितना है, 4 है। तो इस 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 4H2O। तो अब देखो आप फिर से कि यहाँ तो 4 हो गया, O2O भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, बट बच क्या रहा है, H। अब देखो H2 पहले से था, तो अब यहाँ पे 4 और हो गया, तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई हो गया तो H हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए H, और उधर हमारे पास H कितना है, 2 ही है। तो 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा इधर का सेम ही रहा, Fe3O4 प्लस अब हम यहाँ क्या कर देंगे, 4H2 कर देंगे। तो अब आप काउंट कर सकते हो, देखो ये हमारा क्या बन गया, एक बैलेंस इक्वेशन बन गया। किस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। Fe3 इधर भी था, इधर भी 3Fe है।
ठीक है, 4 2 जा 8 H2 इधर था, 8 H2 इधर भी हो गया, और 4 ऑक्सीजन इधर था, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसा कि देखिए, तो जो हमने इक्वेशन क्या पढ़ा था हमने, Fe 3Fe प्लस 4H2O अप्लाइड एट Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना था। ठीक है, कभी कभी इसी में हो जाता है, इसका स्टेट हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, कि ये अगर अभी Fe लिया है तो ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, क्या होता है, तो उसके लिए समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, कुछ नोटेशन होता है। जैसे अगर गैस होगा तो वहां उसके आगे G लिखा होगा, लिक्विड होगा तो L लिखा होगा, सॉलिड होगा तो S लिखेंगे, और अगर इक्वस होगा तो AQ लिखेंगे। ठीक है, ये कब जरूरी है, जब आपको इक्वेशन कोई दिया हो, उसमें बोले कि बैलेंस करिए, उसके साथ साथ उसकी स्टेट भी शो करिए, तब जाके ये लिखना होता है, बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम जैसे लिखते हैं, ये Fe हमारा क्या है, यहाँ पे सॉलिड था। ठीक है, अब ये H2O पानी है, लिक्विड। ठीक है, तो अब ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है, और ये क्या बनेगा, हमारा गैस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, गैस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो H2O है, ये भी हमने क्या लिया है, भाप के फॉर्म में लिया है, तो ये गैस ही होगा। ठीक है, तो जब Fe सॉलिड है, हमारा सॉलिड है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, H2O से हम रिएक्ट करा रहे हैं, तो Fe3O4 फेरस ऑक्साइड बन रहा है, और ये हमारा क्या है, 4H2O निकल रहा है। ठीक है, गैस के फॉर्म में। अब ये हमें पता चल गया, गैस के लिए हम G लगाते हैं, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए S, और एक्वस के लिए AQ। ठीक है, एक और कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन में कभी कभी टेम्परेचर शो करना होता है, कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर उसको हमने रिएक्ट किया, या कौन सी कैटालिसिस यूज करते हैं। कैटालिसिस क्या होता है, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, जो रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या कर देगा, फास्ट कर देगा, तो वो कैटालिसिस होता है। या प्रेशर वगैरह है, तो इन सबको हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा एरो के ऊपर। देखो जैसे ये इक्वेशन था हमारा, CO गैस प्लस H2, ये भी गैस था। अब इसको हमने 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको क्या किया था, इसको रिएक्ट कराया था, तो हमारा क्या बना था, CH3OH बना था, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रेशर आया, प्रेशर को हमने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया था। चेक कर लो एक बार, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ पे C कितना है, 1, यहाँ भी C 1 है, O कितना है, 1, यहाँ पे O 1 है, H कितना है, 4, तो देखो 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे ये किसका है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमने यहाँ पे देखो क्या है, 6CO2 है, एक्वस के फॉर्म में है, H2O है, लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये हमारे क्या है, इसको हमने एरो के ऊपर डोनेट किया है, और इससे हमारा बना क्या है, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो हमारा ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही और सनलाइट लेके ही तो फूड वो अपना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो उसमें निकलता है क्या है, ग्लूकोज निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, और H2O निकलता है। ठीक है, तो अब देखो क्या ये रिएक्शन हमारा इक्वेशन बराबर है, बैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन, ठीक है, ये बराबर है। बट ऑक्सीजन देखो, 6 2 12 ऑक्सीजन इधर, और 1 13 ऑक्सीजन, यहाँ कितने, 6 और 2 10, 6 और 2 8 और 1 9 ऑक्सीजन है, तो अभी ये बैलेंस नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है, 12 हाइड्रोजन है। तो पहले हम इसी को क्या करते हैं, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन, इसको 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन डालेंगे, है ना। तो अब देखो 6 2 12 हाइड्रोजन तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे कितने हैं, 6 2 12 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 18 ऑक्सीजन हो गए। और इधर हमारे पास कितने हैं, 6 2 8 और 1 9 ऑक्सीजन ही है ना। तो हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को हमें बराबर करना है। ठीक है, हाइड्रोजन बराबर हो गया, अब ऑक्सीजन बराबर करना है, तो क्या करेंगे हम, इस साइड देखते हैं कितना है, यहाँ पे 6 2 12 और 6 18 है। तो अब अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, 6 कर दें, ठीक है, तो हमारे पास देखो 6 ऑक्सीजन, 6 और 2 8 ऑक्सीजन, 8 और 6 कितने हो गए, 14 ऑक्सीजन। अभी भी ये बराबर नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 6 ऑक्सीजन जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 2 12 ऑक्सीजन और
12 और 6 18 ऑक्सीजन, 18 और 6 24 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। लेकिन अभी इधर ऑक्सीजन कितने, 6 और 12, 18 ऑक्सीजन ही है, तो इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे 24 ऑक्सीजन बना देते हैं, सॉरी 12 ऑक्सीजन। जब यहाँ 12 ऑक्सीजन होगा, 12 ऑक्सीजन ये और 12 ऑक्सीजन ये, 24 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हमने 12 ऑक्सीजन किया है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 2 जा 24 ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गए। तो 12 हाइड्रोजन यहाँ था और 6 2 जा 12 हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन भी हमारा इससे क्या हो गया, इक्वल हो गया, और ऑक्सीजन भी क्या हो गए, इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारा जो ये रिएक्शन बना ये भी क्या हो गया, बैलेंस ऑक्सीजन हो, बैलेंस रिएक्शन हो गया। देखो यहाँ 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 2 जा 12 और 12 14 ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन। तो देखो 6 और 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन देखो 12 2 जा 24, यहाँ 12 और 6 2 जा 12 24। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि केमिकल फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या था, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन को कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, तीनों मेथड हमने देख लिया था, कौन कौन से थे, वर्ड फॉर्म था, फिर उसके बाद स्केलेटल फॉर्म था, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने, बैलेंस फॉर्म था। बैलेंस कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। क्यों करते हैं बैलेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जिसमें ना तो रिएक्शन में कभी भी जो पहले होता है उसके पहले का जो मास होता है और रिएक्शन के बाद का मास हमेशा ही क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, ठीक है। अब बाकी का जो है अभी हम सेकंड पार्ट इसका जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार पोस्ट करके समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे पार्ट का पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।